हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि हम एमपी सेट 2018 का जो पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो आपका इस वीडियो में आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे क्या पूछा है कि ग्राउंड स्टेट ऑफ Na2+ क्या होगी। ठीक है, तो निकल का सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। 4s2 3d8। ठीक है, ये इसके आउटर मोस्ट में ये इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10। जैसे ही हम Na2+ लिखते हैं, Na2+ करते हैं, तो जो 4s2 है ना, तो इस वाले ऑर्बिटल से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो क्या बचेगा? 3d8 और 4s0। ठीक है, तो यदि हम इसकी ऑर्बिटल का फिलिंग करें, ऑर्बिटल में कितने होते हैं? डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, अब हमने इलेक्ट्रॉन के फिल करने के लिए हम दूसरा कलर चूज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहे। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो सबसे पहले हाफ फिल्ड होगा, उसके बाद पेयरिंग होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका 3d8 हो जाएगा। यहाँ से आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए। तो सबसे पहले जब हमको ग्राउंड स्टेट का जो टर्म सिंबल है, ग्राउंड स्टेट का टर्म सिंबल निकालना है, तो उसके लिए क्या होता है? 2s2 मतलब स्पिन कितना है आपका? L, और यहाँ पे क्या होता है? J। ठीक है, और J आपका क्या होता है? J होता है L+S, जब आपका जो फिलिंग हो मोर देन हाफ फिल्ड हो, मोर देन हाफ फिल्ड हो। ठीक है, और L-S क्या होता है? जब हमारे जो हम फिल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स वो लेस देन, सॉरी लेस देन हाफ फिल्ड हो। ठीक है, तो यहाँ से हमको जब भी हमको ग्राउंड स्टेट का टर्म सिंबल निकालना है, तो हमें ये 3 वैल्यू चाहिए। कौन कौन सी वैल्यू? एक तो हमारे स्पिन की क्या वैल्यू है ये पता होना चाहिए, एल की क्या वैल्यू है ये पता होना चाहिए, और जे तो हम फिर एल और एस की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं क्या? एल की वैल्यू। एल की वैल्यू हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एल की वैल्यू यदि मुझे निकालनी है तो क्या हो जाएगी? यहाँ से आप देखोगे, ये मान लो ये +2 है इसका, ये इसका +1 है, ये 0 है, ये -1, ये -2। तो L की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से आप करोगे तो ये 2+2, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे फिल किए हैं, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 1+1 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2। मतलब यदि ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हैं यदि उनको काउंट कर लें, तो टोटल हमारी L की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3। अब हम S की वैल्यू देखें, इसमें क्या होगा? ये -1, सॉरी, जो इस स्पिन की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1/2, मतलब हाफ होती है। तो यदि एस अपवर्ड है यदि साइन, तो ये हो जाएगी +½ और यदि डाउनवर्ड है साइन, तो ये हो जाएगा -½ ठीक है, मैं एकदम बेसिक से आपको समझा रही हूँ ताकि आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए, तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। ठीक है, तो यदि दोनों का यहाँ पे पेयरिंग हो रहा है, तो ये +½ प्लस ये जो -½ है ये क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे जो यहाँ से तो मैंने L की वैल्यू कैलकुलेट की है, यहाँ से S की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसके लिए S की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इसके लिए भी क्या हो जाएगी? 0। और 0 के लिए तो 0 रहेगी ही। इसके लिए -1 के लिए क्या हो जाएगी? हाफ। और -2 के लिए भी क्या हो जाएगी? हाफ। तो कैपिटल S वाला जो हमारा हो जाएगा हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से मुझे कौन कौन सी वैल्यूज मिल गई? यहाँ से मुझे L की वैल्यू मिल चुकी है, और यहाँ से मुझे S की भी वैल्यू मिल गई है। ठीक है, और हमें ये तो पता ही है कि ये मोर देन हाफ फिल्ड है, तो यहाँ पे J की वैल्यू क्या हो जाएगी? L+S इक्वल टू 3+1 इक्वल टू 2। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे 2s+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2s+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। अब मुझे सिर्फ L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ ऐसे SPDF जो हमारे टर्म सिंबल के टर्म होते हैं, SPDF, ये क्या होते हैं?
टर्म सिंबल की ये जो टर्म होते हैं ये डिपेंड करते हैं आपकी एल की वैल्यू कितनी है। यदि एल की वैल्यू 0 है तो वो टर्म सिंबल क्या होगा, एस होगा। यदि 1 है तो वो टर्म सिंबल क्या होगा, पी होगा। यदि 2 है तो टर्म सिंबल क्या होगा, डी। और यदि 3 है तो टर्म सिंबल क्या होगा, एफ। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू है 3, 2s प्लस 1 की वैल्यू क्या है, 1। और हमारे तो टर्म सिंबल में क्या लिख दूंगी, सॉरी 2s प्लस 1 की वैल्यू क्या है, 3। ठीक है, तो टर्म सिंबल क्या हो जाएगा, 2s प्लस 1 एल और एल प्लस एस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, एल की वैल्यू 3 है तो टर्म सिंबल क्या हो जाएगा, एफ। और ये एल प्लस एस क्या है, 4। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझाया है। इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से भी करा सकती हूँ, लेकिन आपका कंसेप्ट बनना जरूरी है बजाय आपको शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक वही होती है कि आपको कंसेप्ट कितने अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, तो यदि आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो यदि कोई अननोन क्वेश्चन भी आ रहा, कुछ ऐसा अदर लेवल का भी क्वेश्चन आ रहा, तो आप अपने बेसिक कंसेप्ट से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा क्या आ गया है, अब हमें इसको स्ट्रक्चर टाइप बताना है कि क्लोजो है, निडो है, क्या है। तो इसके लिए व्हाट इज रूल करके एक रूल होता है, जिसमें जिसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रक्चर किस टाइप का है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो व्हाट इज रूल होता है, इसमें बेसिकली हम बोरॉन और हाइड्रोजन को सेंटर में रख के, और दूसरे भी यदि एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे आपसे यहाँ पे कार्बन है, तो इसको बोरॉन के और हाइड्रोजन के आइसोलेवल में लाके हमको निकालना है कि इसका स्ट्रक्चर टाइप क्या होगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखती हूँ BnHn। यदि -2 होता है, इसके ऊपर पावर -2 होता है, तो ये होता है क्लोजो टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, BnHn 4- होता है तो ये होता है नीडो टाइप। ठीक है, BnHn 6- होता है, ये होता है रचनो टाइप। इसके बाद BnHn 8- होता है, ये होता है हाइड्रो। ठीक है, और BnHn 10- होता है, ये होता है क्लेडो। ठीक है, बेसिकली आपको यहाँ 3 टाइप के स्ट्रक्चर में आपके मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। बेसिकली ये वाला ये बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आइसोलोवल क्या होते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे कार्बन कार्बन यहाँ पे एक एज अ एलिमेंट यहाँ पे लिखा है, जो भी हमारा क्लस्टर टाइप दिया है उसमें कार्बन भी मेंशन्ड है। ठीक है, तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और बोरन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो यदि मुझे कार्बन को, मैंने जैसे कि बताया कि व्हाट इज रूल में बोरॉन को और हाइड्रोजन को सेंटर में रखा जाता है, यदि मुझे कार्बन को बोरॉन के आइसोलोवल करना है, आइसोलोवल मतलब इक्विवेलेंट करना है, तो मुझे क्या, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, BH, क्योंकि ये 3+1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन को क्या लिख सकती हूँ मैं, BH लिख सकती हूँ। चलो, तो अब इस स्ट्रक्चर को मैं, ये जो क्लस्टर दिया है C2B5H7 ये दिया है, तो इसको मैं आइसोलोवल कर लेती हूँ। तो इसको C2 को क्या लिख दूंगी, B2H2, ये C2 के इक्वल है, ये B5 और H7 तो ऑलरेडी था, तो ये टोटल क्या हो जाएगा हमारा B7H9। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, B7H7 2-, क्यों, 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 हाइड्रोजन यदि ये डोनेट कर देता है, अपने दे देता है, तो ये 2- हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके जैसा स्ट्रक्चर हो गया, BnHn 2- मतलब ये क्लोजो के जैसे स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ये क्या हो जाएगा, क्लोजो। देखो दोस्तों, मैं आपको ऐसे कट टू कट भी बता सकती हूँ,
लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि इस कंसेप्ट का यदि दूसरा भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये हमारा इस क्वेश्चन में क्या है, फंक्शन ऑफ HI इन मोनोसैचो एसिटिक एसिड प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मोनोसैचो प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट होता है उसमें ये कुछ रिएक्शंस मेंशन्ड है। यदि आप कमेंट करते हैं, यदि आप बोलते हैं तो मैं आपको करा दूंगी सॉल्व। इसमें क्या होता है, बेसिकली मेथेनॉल होता है, मीथेनॉल से कन्वर्ट करते हैं एसिटिक एसिड में। ठीक है, मीथेनॉल से हम मीथेनॉल को हम एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पे हम एक इनऑर्गेनिक रिएजेंट लेते हैं, कैटलिस्ट लेते हैं। क्या है ये, RH CO2I2। इसका आप नाम मुझे बताएंगे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेट्रिक वाली क्लास आपको करवाई थी, अभी उसका एक लेक्चर मैंने अपलोड किया है, तो वहां मैंने इसका नाम मेंशन किया था, तो आप वहां से देख के, ऐसा सा ही एक कैटलिस्ट है उसका नाम मैंने मेंशन किया था, वहां से देख के आप मुझे बताएंगे कि इस कैटलिस्ट का नाम क्या है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है काइंड ऑफ, ताकि आपको, मैं इसलिए कर रही हूँ ये ताकि आपको ये चीजें याद रहे। ठीक है, ओके। और यहाँ पे HI लेते हैं एज अ सपोर्ट। तो HI का फंक्शन क्या है, ये मीथेनॉल CH3OH को जब HI के साथ ये रिएक्शन करता है तो CH3I में कन्वर्ट होता है प्लस H2O। ये पूरी प्रोसेस अलग है, ये फिर आगे चल के ये एसिटिक एसिड फॉर्म करेगा, लेकिन बेसिकली ये CH3I पहले फॉर्म करता है। ठीक है, तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा जनरेशन ऑफ CH3I। ओके, यदि आप कहोगे तो मैं 1 बाय 1 सारी रिएक्शन मैकेनिज्म आपको सॉल्व करा दूंगी, लेकिन इसका आंसर फर्स्ट रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे इक्लिप्स्ड फेरोसीन है, उसका पॉइंट ग्रुप पूछा है। ठीक है, तो मैं इक्लिप्स्ड फेरोसीन बना लेती हूँ पहले। एक स्टैगर्ड होता है, एक इक्लिप्स्ड होता है। इक्लिप्स्ड क्या होता है कि इसके जो दोनों रिंग है, दोनों की सिमेट्री क्या रहेगी, सेम रहेगी। दो अलग अलग प्लेन में रहेंगे लेकिन उनकी सिमेट्री क्या रहेगी, सेम। ये हो जाएगा मेरा क्या, इक्लिप्स्ड। और इसका स्टैगर्ड यदि मैं बनाऊं तो इसको मैं ऐसे बना सकती हूँ, फेरोसिन में Fe होता है एज अ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, और ये क्या है मेरा स्टैगर्ड। ठीक है, अब मुझे इसका पॉइंट ग्रुप निकालना है, किसका, इक्लिप्स्ड वाले का। तो सबसे पहले आप देखोगे कि इसमें C5 एक्सेस है। ठीक है, ये जो सीधी एक्सेस आएगी, मैं कलर चेंज करके बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, तो ये वाली जो क्या है, ये वाली एक्सेस क्या है मेरी, C5 एक्सेस। ठीक है, C5 होगी। और यदि आप देखोगे तो ये C2 एक्सेस भी है। यदि एक C2 एक्सेस है तो 5 C2 एक्सेस रहेंगी। ठीक है, यदि इसके परपेंडिकुलर, इसमें देखो आपको साफ साफ दिख रहेगी सिग्मा बी जो वर्टिकल एक्सिस है वो है। यदि एक सिग्मा बी है तो 5 सिग्मा बी होगी। सिग्मा एच भी इसमें प्रेजेंट है। यदि ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, सिग्मा एच भी यदि प्रेजेंट है तो, और यदि एक से ज्यादा C2 एक्सिस होती हैं तो वो क्या हो जाता है, D। और यदि इसमें H भी है और सिग्मा भी 5 भी है तो ये हो जाएगा सिग्मा 5, सॉरी D5H। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो आज के जो हमने 4 क्वेश्चन किए, देखो इसमें सारे ही कंसेप्ट बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिए हैं, सारे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे। तो ये 30 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। जो इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन था हमने सॉल्व कर लिया, और इससे आपको काफी हद तक नॉलेज मिल गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओके, तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप अच्छे से क्लास को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के, और अच्छे टॉपिक के साथ, फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।